जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, जिस तरीके से किसान मूवमेंट चल रहा है और अलग अलग तरीके की जो वीडियो क्लिप्स आ रही हैं जो नॉर्मली किसी का भी दिमाग हिला सकती हैं, ऐसे में इनकी अलग अलग डिमांड्स हैं। चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर हुआ, चाहे वो डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलने को हुआ, चाहे वो पेंशन वाले मामले को लेकर हुआ, चाहे वो इंश्योरेंस के मामले को लेकर हुआ। अब ऐसी सिचुएशन में जो ये डिमांड्स हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान या यूं कहीं पंजाब के अंदर मतलब कनाडा, पाकिस्तान, खालिस्तान, आम आदमी पार्टी, ये चारों के चारों एक हो गए और अब इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि आंदोलन नहीं, कैसे भी करके बहाने मार के कुछ भी करके दिल्ली के अंदर घुसना है। अब ऐसे सिचुएशन में हम जुनैद भाई से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जियो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी क्या है और किस तरीके से ये सिचुएशंस जो हैं वो लगातार जानबूझकर बिगाड़ी जा रही हैं ताकि सरकार को घेरे रखा जा सके, इलेक्शन कैंपेन के अंदर ना जाने दिया जाए, उलझा के रखा जाए और पूरा का पूरा चाहे मामला जो है एक हाइलाइट्स को या यूं कहें मीडिया को कैप्चर किए रखने का एक एफर्ट है। जुनैद भाई, आप समझाइए मामला क्या है और आप ही इसको आगे लीड करें जिस तरीके से भी आपका शो है। देखिए सर, हमारे यहाँ हमेशा से फार्मर्स का जो इशूज है वो एक जेन्युइन इशू रहा है। और अगर आप हिस्टोरिकली जाएं बियॉन्ड जो अंग्रेजों के जो काल है उससे पहले जाएं तो भारत के किसान दुनिया के सबसे संपन्न किसान थे। और भारत का किसान किसान होना बहुत बड़ी बात होती थी भारत में। और किसान को हमेशा से अमीर आदमी माना जाता था। बाद में अंग्रेज आए, फिर ये जमींदारी सिस्टम लेके आए और धीरे धीरे करके जो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो अंग्रेजों ने शुरू किया था उसके तहत जो उन्होंने प्रोविजन रखे थे कि अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप जमीन के मालिक नहीं है। और जब वो मिड एटीज में जब वो कानून आया था लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो उसका जो प्रोविजन के हिसाब से उस जमाने में किसी के पास पेपर नहीं थे, क्योंकि भारत की परंपरा थी कि आप हमारे यहाँ लिखित बहुत कम होता था, बात की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। किसी को बोल दिया सो बोल दिया, जबान की वैल्यू होती थी। तो एक झटके में जो लोग जमीन के मालिक थे वो जमीन के मालिक से उस जमीन से वंचित हो गए, सिर्फ एक कानून बना के। तो ये धोखा अंग्रेजों ने हमारे साथ किया। फिर बाद में आपको पता है कि आज़ादी के बाद से लैंड रिफॉर्म्स हमारे यहाँ हुए और फिर दोबारा से हमने फार्मिंग को रिवाइव करने की कोशिश की, जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन भी शामिल था। फिर 90s से पहले ये गेट एग्रीमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका था। और उस टाइम में प्रॉब्लम ये थी कि जो यूरोप के काफी सारे देश है वो एक तरह के प्रोडक्ट बनाते थे, उत्पादन करते थे। और हेक्टेयरों हेक्टेयर में किसान एक ही तरह की खेती कर रहा था। और वहाँ पे फार्मिंग करने वाले लोग बहुत कम होते थे और उनके पास जमीनें भी बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन हमारे यहाँ मिक्स क्रॉपिंग का कल्चर था हमेशा से। और कंपेरेटिवली जमीन का साइज कम हुआ करता था हमारे पास, किसानों के पास। ठीक, तो ये हमारे यहाँ एक ये कल्चर था। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ किसान जो खेती बाड़ी थी वो लाभदायक थी। लेकिन जो डब्ल्यूटीओ जब आया तो आपको याद होगा कि 16 या 26 दिसंबर के आसपास साइन हुआ था 94 में। और देवगौड़ा साहब 16 दिसंबर को साइन हुआ था। देवगौड़ा साहब प्राइम मिनिस्टर थे और 15 तारीख तक उनका स्टेटमेंट था कि भारत ये एग्रीमेंट नहीं साइन करेगा। और 16 तारीख को साइन करने के बाद से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उन्होंने बोला था बेगर सर नो चॉइस। तो उस वक्त हमारी ऐसी एक मजबूरी थी जिसके तहत हमने डब्ल्यूटीओ को साइन किया था। और डब्ल्यूटीओ की प्रॉब्लम ये थी कि ये विकसित देशों को और विकसित बनाने के लिए उसमें प्रोविजंस थे और गरीब जो देश थे उनको और गरीब बनाने के प्रोविजंस थे। ठीक है, जब डब्ल्यूटीओ बाकी पश्चिम के देशों ने, इवन जापान ने जब साइन किया तो अपने यहाँ ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन लाने से पहले उन्होंने अपने इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री को पहले मजबूत किया। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन आने से प्रॉब्लम ये हुई कि आपकी लोकल इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई, क्योंकि उससे भी कॉम्पिटेटिव कम प्राइस में और बेटर क्वालिटी में आपको प्रोडक्ट मिल रहा था कंज्यूमर्स को। तो एट द एंड कोई भी कंज्यूमर जो बिहेवियर होता है वो लो प्राइस और बेस्ट क्वालिटी को प्रीफर करता है। इससे आपकी लोकल इंडस्ट्री तबाह हो गई। वो 90s का एक एरा था और ये साइन तो हुआ 90s में और उसके इफेक्ट्स आने शुरू हुए थे 2005 में। 10 साल का टाइम दिया गया था कि आप तैयारी कर ले, उसके हिसाब से जो भी लीगल रिफॉर्म्स है आप कर ले।
2005 तो ये शुरू हुआ और इसमें प्रॉब्लम ये थी कि आप फार्मर्स को बेनिफिट नहीं दे सकते एक लिमिट से ज़्यादा। और जो प्रोविजंस थे डब्ल्यूटीओ के वो ऐसे थे कि आप 10% जो आपका एक्सपोर्ट है, उसके 10% की ही अमाउंट की सब्सिडी दे सकते हैं। अब आज के टाइम पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि 2005 से 2010 और 14 का जो काल था, उस फेज़ में हमने इस तरह के रिफॉर्म्स किए कि हमारे यहाँ कृषि को लाभदायक बनाया जा सके। अब इससे प्रॉब्लम ये हुई कि जो आपका जो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ी और किसान जो खेती-बाड़ी है, आपकी लाभदायक बनी, तो इससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। एक तो किसान अगर गरीब है और गरीबी बढ़ती है किसानों की, तो नेताजी के झंडे उठाएँगे, ठीक है? तो नेताजी का डंडा चमकाएँगे, ठीक है? नेताजी, नेताजी करेंगे। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि भारत ने जो आंकड़े हैं कि 14 करोड़ लोगों को पिछले 5-7 साल में गरीबी से रेखा से बाहर निकाला, ठीक है ना? और ऐसा ही सिमिलर वर्ल्ड बैंक का भी डेटा है। तो किसानों की आय बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके एक और चीज़ है कि किसानों के जो सुसाइड के रेट्स है वो कंपैरेटिवली हाफ हुए हैं। अगर जाएँ तो आज के टाइम में साल के 10,000 फार्मर सुसाइड आ रहे हैं, वो भी हमारे लिए शर्मनाक है हालाँकि। लेकिन ये 17-18 हज़ार के रेंज पे चला गया था मनमोहन सिंह की एरा में। तो कृषि लाभदायक हुई है और जो सुसाइड के जो केसेज़ आते हैं फार्मर्स के, मोस्ट ऑफ द टाइम वो खेती-बाड़ी से नहीं होते और भी प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। लेकिन उसे लेबल भी किया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत शर्म की बात है अगर एक किसान अगर खुदकुशी करता है या कोई भी नागरिक खुदकुशी करता है तो। अब आज के टाइम पे जो ग्लोबल प्रॉब्लम हमारे सामने ये निकल के आई है कि अगर हम डब्ल्यूटीओ के प्रोविजन को बाईपास करके अगर फार्मर्स को सब्सिडी देते हैं जो कि डायरेक्ट सब्सिडी होगी आप ये जो एमएसपी अगर देने देने की कोशिश करते हैं तो आपको एक तो सैंक्शंस किया जा सकता है और आपके एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। जो पश्चिम के देश हैं ये दबाव डालेंगे इस तरह का कि अपने यहाँ जो भी सामान मंगाएंगे इसमें कॉस्ट बैरियर डाल देंगे। कॉस्ट बैरियर डालने के लिए ये सेस लगाएंगे, एडिशनल टैक्सेस करेंगे ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव ना रहे। और दूसरी चीज़ ये करेंगे कि आपके प्रोडक्ट आपका जो एक्सपोर्ट है उसको क्वांटिटी बैरियर डाल देंगे कि 1000 मैट्रिक टन ही आप हमको एक्सपोर्ट कर सकते हो। इस तरह से करेंगे। और वो ऐसा करना उनकी मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि आज के टाइम में यूरोप की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हालाँकि उनके पास खेती करने के लिए ज़मीन बहुत ज़्यादा है और एक ही तरह के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादातर कंट्री उत्पादन कर रहे होते हैं। लेकिन उनके यहाँ लेबर कॉस्ट सबसे बड़ी बात है। मशीनरी कॉस्ट बहुत बड़ी हो गई है। फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए। तो वो कंपैरिजन बैठ नहीं जा रहा। तो इसलिए वो एक ऐसा मकड़ जाल में भारत को फँसाना चाहते हैं कि आगे कुआँ पीछे खाई हो जाए। अब ऐसे में भारत सरकार का जो प्रपोज़ल था जो कि परसों मीटिंग हुई थी फार्मर्स यूनियन के लोगों से, जिसमें पीयूष गोयल थे, नित्यानंद राय थे, अर्जुन मुंडा जी थे और भगवत मान जी भी थे। हालाँकि ये सारा का सारा स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को घसीटा जा रहा है ज़बरदस्ती का, ठीक है। अब अच्छा, वो मजे की बात यह है कि हाँ, एग्रीकल्चर टिपिकली स्टेट सब्जेक्ट है, इसका सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमेशा सेंटर को घसीट लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार मोदी सरकार ने जो एपीएमसी एक्ट बना के एक गलती कर दी हो, वरना पहले अगर स्टेट्स अगर कर सकते तो स्टेट करे। हालांकि पॉजिटिव पार्ट ये था कि मोदी सरकार अगर ऐसा कोई लॉ बना रही है, ऐसा कोई सिस्टम बना रही है, तो उससे एग्रीकल्चर को बेनिफिट ही होने वाला था, उसी की देखा देखी बाकी स्टेट्स बना ले। लेकिन हुआ ये कि एपीएमसी एक्ट के अंदर जो उसको वापस करवा दिया गया ताकि स्टेट्स की मोनोपोली इस तरीके से एस्टेब्लिश हो जाए कि उससे बाहर वो अपना अपना काम कर सके। तो कहीं ना कहीं मोदी ने गलती कर दी या मोदी को गलती नहीं कर दी, उसे फंसा दिया गया। सर देखें तो मोदी सरकार में बहुत मुश्किल से ही कोई फैसले वापस होते हैं, ठीक है। हाँ, और मोदी सरकार में इस्तीफे भी नहीं होते, ठीक है। लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसी थी कि हमें मजबूरन उसको वापस लेना पड़ा क्योंकि हमारे लिए वो नेशनल सिक्योरिटी का क्राइसिस बनने जा रहा था। और वही सेम प्लेबुक को निकाल के और ऐसे टाइम में जब भारत के पास ऐसी कोई शक्ति ये जो regime है इसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आपसे कोई एश्योरेंस दे पाए या फिर अगर कुछ
लीगल फ्रेमवर्क में चेंजेस करने हैं या कुछ अमेंडमेंट करना, तो ऐसा कोई शक्ति नहीं है इनके पास कि ऐसा कुछ कर पाए। लेकिन फिर भी उन्हें जबरदस्ती का परेशान किया जा रहा है, जबकि स्टेट सरकारें ज़्यादा समर्थ है इस तरह के प्रोविजंस को आपके हित में बनाने के लिए, ठीक है। जो इनके जो डिस्कशंस हुए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। भारत सरकार ने जो उनके सामने प्रपोज़ल रखा, जिसे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि उड़द, मसूर, अरहर, मक्की और कॉटन, इन पे हम 100% एमएसपी देंगे, आप चाहे जितना भी आप निकालो, पैदावार करो। नेफेड और एनसीसीएफ जो भारत की संस्था है, जिसके थ्रू ये प्रिक्योर करेंगे हम। और इसमें अंदर की बात ये है कि ये जो खरीद रहे हैं हम उड़द, मसूर, अरहर, मक्की, कॉटन, ये मेजर बाय प्रोडक्ट है कनाडा का, जो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और अब दिक्कत की बात क्या है कि कनाडा जो है वो इस तरह के मूवमेंट को फाइनेंस कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो खुशी-खुशी में चले गए कि चलो कुछ तो मिला, वापस फ़ोन लगाया होगा इन्होंने कि कनाडा, कि सानू ही कर देता, इतना-इतना कुछ-कुछ बोला होगा इन्होंने, उधर से गालियाँ पड़ी होंगी। तो सामने से आवाज आएगी, ओ खोतिया ए तेरे प्योदे हैगे सारे ने। सानू एक्सपोर्ट बंद कर देता। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी पंजाबी टूटी-फूटी है, लेकिन हाँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा हमारे ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जुनैद भाई आपको बताया ना उधर से आई होगी, ओ खोते दे पुत्र ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आती हैगी, ओ मैं ਉਹਨੂੰ एक्सपोर्ट करदा हाँ तू ਉਹਨੂੰ ही सब्सिडी लेके मैनू जुत्ती पानी हैगी नहीं, मतलब मुझे जूते पड़वाएगा तू ना किसको बोल और मना करो जा जल्दी, ये शोर मचाया हुआ उन्होंने पक्का। बिल्कुल सर, ऐसा ही हुआ। और इन्होंने डिस्कशन करके कल को इनकी प्रेस रिलीज आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बाकायदा, और उसमें इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको, क्योंकि इनके जो आका हैं, जो काफ़ी सारे फार्मर्स ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। और अगले मीटिंग्स में जो भारत सरकार के साथ प्रपोजल जाएगा, जो ऐसा मुझे लगता है कि जो तिलहन है, उस पे एमएसपी किसका के लिए सजेशन जाएगा। आज के टाइम में भारत की जो प्रॉब्लम है कि या भारत सरकार की जो मंशा है, ये उन चीज़ों पे हम एमएसपी दें जिससे जिसे हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, ताकि हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो, और उसके अलावा जो आपका जो रूपी का जो डीवैल्यूएशन है उसको रोका जाए। तो ये रूपी का डिवैल्यूएशन रोकने के लिए जो भी करना पड़े वो भारत सरकार करने को तैयार है। और अगर आप किसान हैं तो आपका हित खेती-बाड़ी करने से होना चाहिए, ना कि ये तय करने से कि मैं तो गन्ना ही उगाऊँगा या मैं तो गेहूँ ही उगाऊँगा, ठीक है। तो ये एक माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। और थोड़ा-सा 2 कदम किसान यूनियंस को भी पीछे हटना पड़ेगा, 2 कदम सरकारों को भी पीछे हटना पड़ेगा, तभी इसका कोई पीसफुल सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन जैसा दिख रहा है कि जो आज के जो फार्मर्स जो यूनियन के जो हेड हैं, लीडर्स हैं, वो कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ जा नहीं रहे। जुनैद भाई इसका एक मुझे सॉल्यूशन ये मतलब इसका एक पूरा आकलन करके ये बताओ कि अब आपकी बातों से भी लग गया कि कनाडा इसके पीछे है, और ये कहीं ना कहीं मैं भी पहले दिन से इस चीज को जानता हूँ कि ये जो सो कॉल्ड किसान है, ये असलियत में खालिस्तानी है जो किसान बन के ढोंग कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को मैं और इस चीज के ऊपर भी मेरी आपसे डिस्कशन हुई थी, और मेरा एक पूरा मानना है कि क्योंकि इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस में असलियत में खेल होता है टीआरपी का कि कितना ज्यादा एक पार्टी के व्यूज को कोई देख रहा होता है, और टाइमिंग को अगर उठाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं टाइमिंग भी इस तरीके की खतरनाक है कि पूरा मीडिया इस टाइम पर किसान को देख रहा है। संदेश खली वाले मामले को उस लेवल पर बहुत देर से उठाया गया, सोचकर देखिए बहुत देर से उठ पाया वो मामला, क्योंकि सारा मामला खालिस 13 फरवरी के बाद से खालिस ये किसान आंदोलन के नाम पे खालिस्तानियों ने हाईजैक किया हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं ये भी एक प्लान है कि भाई सारी टीआरपी जो है वो हम ले जाएंगे और मोदी सरकार को यहाँ फंसा के रखेंगे और दिल्ली जाने का डर हमेशा बिठा के रखेंगे। अगर ये दिल्ली नहीं जानेगा तो इनको इतना मजबूर कर देंगे कि पुलिस गोली चलाए। और क्योंकि हम हरियाणा में बीजेपी सरकार है
तो अगर गोली चलाए तो बीजेपी को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा और किसान बनाम सरकार कर दिया जाएगा। एक मुझे खेल ये नजर आ रहा है। दूसरा खेल केजरीवाल कर रहा है पॉसिबली, कि केजरीवाल के ऊपर, और पंजाब से निकला है, और केजरीवाल के ऊपर ईडी के सैंक्शंस, मतलब ईडी का दबाव पड़ रहा है, और कभी भी एक बार ईडी के दफ्तर गया और गिरफ्तार हो गया, ऐसा कोई सिचुएशन चल रही है। तो अब मुझे ये भी सोच के बताइए, मतलब इसका भी जवाब दीजिएगा, कहीं ये केजरीवाल का ही खेल हो, या आप इसे ऐसे देखें कि कनाडा के पीछे अमेरिका, अमेरिका ने कनाडा को उंगली लगा रखी है, कि कनाडा ने पाकिस्तान को उंगली लगा रखी है, पाकिस्तान ने खालिस्तान को उंगली कर रखी है, कि वो इंडिया कोई के अंदर मोदी को अच्छी वोट 370 तो बिल्कुल भी नहीं मिलने चाहिए, इसको 270 मत लेने दो, 370 की बात ही क्या है, यानी एक पूरा नेक्सस है। और ऐसे डिमांड्स करो जो कि पूरी ही ना हो सके, जैसे भी आपने भी बताया कि डब्ल्यूटीओ से लेकर सब चीजों के मामले में। तो एक अजीब सी सिचुएशन ऐसी नजर आ रही है जिसके अंदर ये कॉन्स्पिरेसी के अलावा कुछ भी नहीं है, और सरकार को फंसाने की और इलेक्शन के टाइम पर सरकार को पंगु बनाने का एक एफर्ट है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, दुनिया में कहीं भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उस कन्फ्लिक्ट का बेनिफिट सिर्फ एक ही पार्टी नहीं उठाता, उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और सब उस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाते हैं। मुझे नहीं लगता कि एक पार्टी विशेष की कैपेसिटी की बात है कि इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर पाए। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूरोप की, और यूरोप से प्रोमिनेंटली 2-3 कंट्री, भाई भाई भाई, यूके। कैपेसिटी और एक सेकंड, कैपेसिटी और हाँ, इन्वॉल्वमेंट के बीच में मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए। मैं अकेले बिल्कुल की आपको कैपेसिटी आपको नहीं है। आपको दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज के टाइम में यूरोप के 2 कंट्री प्रोमिनेंटली, जिसमें कि यूके है और आपका जर्मनी है, भारत से किसी भी कीमत पे एफटीए को लेके इच्छुक हैं। यही प्रॉब्लम कनाडा का है, यही प्रॉब्लम यूके का है, सॉरी यूएसए का है। तो वो चाहते हैं कि डब्ल्यूटीओ के अलावा उनका कुछ एफटीए पे कुछ अलग से नेगोशिएशंस हो सके भारत से, और उनके कंडीशंस के हिसाब से हो पाए। उसके अलावा भारत की जो आज की जो तत्कालीन सरकार है, उसको अगले इलेक्शन में कैसे उनकी सीटों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, 255 के आसपास लाया जाए। ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो मेल हो रहा है, जो अलग-अलग विचारधारा के लोगों का संगम होते हुए दिख रहा है, ये होते हुए आपको दिख रहा है। तो इसमें आपका जो एक पार्टी विशेष के विशेष मुख्यमंत्री, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री, उनकी भागीदारी और संलिप्तता आपको दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट से इनको भी फायदा हो रहा है, क्योंकि एक सिचुएशन है जिसमें ये बोल सकते हैं कि मोदी तो देखो तानाशाह हिटलर है। ठीक है। और लास्ट टाइम जब ये फार्मर्स आए थे, उस टाइम पे ये पूरी तरीके से तैयारी के साथ आए थे कि कुछ बहुत सीरियस दंगा टाइप का हो, खून खराबा हो, लेकिन भारत सरकार ने सूझबूझ दिखाई और किया कुछ नहीं। और वो बेचारे परेशान हो गए कि आज एक्शन होगा, कल एक्शन होगा। वो कैमरा लेके बैठे थे कि कुछ हो तो रिकॉर्ड करें, कुछ हुआ ही नहीं। तो उस वक्त भारत ने कर गया था सर। हाँ, और इसके अलावा ये जो लोग आज जो धरने पे बैठे, इसमें से काफी सारे वो लोग हैं जो कि 5-6 महीने पहले जो वो जंतर मंतर पे जो धरना हो रहा था ना पहलवानों का, उसमें भी बैठे थे। इनमें से काफी सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप पे जानता हूँ, और मेरे काफी लोगों से क्लोज एसोसिएशंस रहे हैं पास्ट में। म्यूट है सर। मैं कह रहा हूँ आपकी फोटो दिखा दूं? नहीं नहीं सर, रहने कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो हाँ, तो मैं जानता हूँ ये लोग कौन कौन से एक्टिविटी में कैसे कैसे इंडल्ज रहे हैं, वो सब हमें पता। ठीक है। तो ये जो आंदोलन जीवी, विशेषज्ञ जीवी जो है, मौसम वैज्ञानिक जो लोग हैं, ये किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करते, ये ग्लोबल एजेंडा के लिए काम करते हैं, और उसमें किसी पार्टी विशेष का फायदा हो जाए तो वो टेम्पोररी बेनिफिट है उनको। अब टेम्परेरी बेनिफिट ही तो यार, एक्चुअली क्या होता है ना, इन एसेट्स को यूज ही तो किया जाता है, और इन्हें भी पता है कि भाई ये जो टेम्परेरी वो पार्टी है वो बेनिफिट उठाने वाली है, और कनाडा जो है वो भी बेनिफिट उठा रहा है, तो ये उनके हाथों में खेल क्यों रही है? सब दुनिया में हमेशा से जो इन्वायरमेंटलिस्ट की जो लॉबी है, ह्यूमन राइट की जो लॉबी है,
ये काफ़ी टाइम से जब ये शुरू हुई थी पूरी लॉबी की जो शुरुआत, तो शुरू में इनको रशियंस फाइनेंस करते थे भारत में। और यूएसएसआर के विघटन के बाद से हाँ, ये डॉलर में पेमेंट लेने लगे। फिर आज के टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि हांगकांग और शंघाई से भी पेमेंट लेते हैं आज के टाइम में, ठीक है? इनका लाइफ़स्टाइल अगर आप देख लें, तो कैसी रॉयल लाइफ़स्टाइल जीते हैं और कैसे महँगे-महँगे होटल्स में इनका रुकना, आना-जाना, फ्लाइट में तो चार्टर्ड फ्लाइट में भी जाना-आना होता है कुछ लोगों का तो, ठीक है? और धोती-कुर्ता पहन के कहीं पे भी अंदर पे बैठ जाएँगे, ठीक है? तो अब ये जो गेम है ना, ये बड़ा शानदार है और इन्होंने काफ़ी अच्छे से खेला और मैग्सेसे अवार्ड भी ले जाते हैं ये लोग। बेसिकली ये करते क्या है कि सपोज़ भारत में कहीं पे अगर आपको माइन मिला, कोयले की खान मिली, ठीक है? तो और भारत सरकार उसकी माइनिंग कराने जाएगी, तो ये खड़े हो जाएँगे, अनशन करने लगेंगे कि एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है? और जैसे ही वो माइन अगर किसी कंट्री को दे दिया, ऑस्ट्रेलिया को दे दिया, उनकी कंपनियों को माइनिंग के लिए या किसी और कंट्री को दे दिया, ये सारा अनशन खत्म हो जाता है, ठीक है? ऐसे ही अगर आप जो बुलेट ट्रेन को जो प्रोजेक्ट जो हमारे यहाँ शुरू हुआ था, तो सेव अरे फॉरेस्ट, सेव मैंग्रोव ट्रीज़, ये सारा प्रोटेस्ट हुआ। और अगर यूरोप की वो जो खास कंपनी थी, जो उसको फाइनेंस कर रही थी, उसको अगर हमने बिड में अगर सपोर्ट कर दिया होता भारत सरकार ने, तो ये सारा मूवमेंट खत्म हो जाना था। लेकिन हमने भारत की कंपनियों को सपोर्ट किया। आज टाटा और एल&टी जैसी कंपनियाँ उसको कर रही हैं, एग्ज़ीक्यूट कर रही हैं। और अगर वो विशेष कंपनी को वो मिल जाता, तो ये सारा मूवमेंट उसी वक़्त खत्म हो जाता। बॉलीवुड की एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, सलमान खान, टाइगर श्रॉफ से लेके और जो बाकी जो सूडो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और ये लोग अनशन पे नहीं आते और खास बात ये है कि जो एरे फॉरेस्ट है उसमें काफी सारे महाराष्ट्र की जो पार्टियां हैं उनके फार्म हाउसेज हैं। तो उससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा। नर्मदा बचाओ के नाम पे इतना इतना बड़ा ड्रामा किया इन्होंने। वो नर्मदा बन जाता तो आप सोचो कि किसानों का कितना फायदा होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जो कैनाल सिस्टम गुजरात में हो रहा था। तो देखिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपको डायरेक्टली बेनिफिट नहीं करते लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट करते हैं। अगर आपका रेलवे है तो सिर्फ वो सिविलियन पर्पस के लिए नहीं है, आपकी मिलिट्री के लिए भी वो लाइफलाइन है। जो कि आज मोदी जी उद्घाटन करके आए जम्मू में वंदे भारत ट्रेन का। अगर 160 किलोमीटर के स्पीड से अगर आप पैसेंजर को पहुंचा सकते हैं तो आप डेफिनेटली आर्मी को भी उसी स्पीड से पहुंचा सकते हैं क्योंकि हालांकि जब आप पैसेंजर को पहुंचाते हैं तो स्टॉपेज के साथ लेके चलते हैं कहाँ रुकना है कहाँ रुकना है। लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन में वही आपका फ्रंट लाइन बन जाता है। यही चीज आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए भी लागू होता है। अगर आपको ताजी सब्जियां सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचाना है तो यही आपकी लाइफलाइन बनेगा। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है वो आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट करते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर को कम करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये जो आंदोलन जीव है इधर से मारते हैं, किसानों का नुकसान कराते हैं, दूसरी तरफ से उनको नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे भड़का के कि देखो सरकार तो आपके लिए कुछ कर नहीं रही है। आज के टाइम में सरकार की प्रॉब्लम ये है कि वो डायरेक्टली आपके लिए बहुत कुछ कर नहीं सकती, इनडायरेक्टली जितना कुछ कर सकती है वो कर रही है। आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे जो भी कुछ कर सकती है, आपको ड्रोन से एग्रीकल्चर में एआई यूज करके आप अगर करना चाहो खेती बाड़ी, आप अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो, उसमें हर चीज, हर वो पॉसिबल चीज जो कर सकती है वो कर रही है आज के टाइम पे। आप अगर आपको उसका लाभ उठाना चाहो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो नियम बने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से, अब भारत बायलैटरल ट्रीटी की एक ये भी प्रॉब्लम है कि आप चाह के भी उसको नहीं छोड़ सकते अब्रप्टली। जो बोला जाता है ना, सजेशन दिया जाता है कि आप डब्ल्यूटीओ छोड़ दो, तो बायलैटरल ट्रीटी में ये पॉसिबल नहीं होता कि आप अकेले छोड़ दो, क्योंकि उसमें बहुत सारी पार्टी की सहमति लेनी पड़ती है आप छोड़ने के लिए। सॉरी, मल्टीलेटरल में उल्टा बोल गया। बायलैटरल ट्रीटी में होता है कि दोनों में से एक पार्टी जब भी चाहे उसको छोड़ के निकल सकता है, लेकिन मल्टीलेटरल ट्रीटी में आपको बहुत प्रॉब्लम होता है अगर आप उसको छोड़ना चाहें तो डब्ल्यूटीओ आज के टाइम में छोड़ना पॉसिबल नहीं है। और डब्ल्यूटीओ आज के टाइम में, जब आपके लिए डब्ल्यूटीओ लाभदायक हो चुका है, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उस टाइम आपके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, उस टाइम में आपके पास एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं थे, तो उस टाइम आपको नुकसान था। आज के टाइम पे जब आपकी पांचों उंगलियां घी में है, तो ये प्रपोजल देना कि डब्ल्यूटीओ भारत को छोड़ देना चाहिए,
ये बेवकूफ़ी है। तो जिस तरीके से आपने समझाया है वो तो चीज़ एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ भाई, असलियत में जो है ये किसान आंदोलन और कुछ भी नहीं, सारा का सारा एक प्रोपेगेंडा है लास्ट में। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो जिस तरीके से जुनैद भाई ने समझाया, मैं इसमें मेरे को जो समझ में आया वो यही था कि एक प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ भी नहीं है। जुनैद भाई, कंक्लूडिंग रिमार्क के असलियत में आप इसे कहाँ तक देख पा रहे हैं, इलेक्शन के बाद छू मंतर या उससे पहले पहले ही? सर इलेक्शन के बाद से किसानों के वेलफेयर में और काम होगा, आप देखेंगे आने वाले टाइम में। और G20 का G23 करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो भारत उसका भी मुखिया है। और एक डिप्लोमेटिक एफर्ट किया जा रहा है कि WTO के जो प्रोविजन है भारत के हित में बनाया जा सके, और वो होगा आपको 2026 तक आपको संयम बरतना पड़ेगा, और भारत की कृषि लाभदायक बनेगी। और आपको वो भी वक्त आएगा जब भारत के जो किसान है वो किसी का झंडा उठाने से मना कर देंगे। और सारा मारामारी इसीलिए कि कृषि लाभदायक ना बने, किसानों का भला हो जाए तो फिर बहुत लोगों की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बहुत लोगों के लिए। तो जब WTO भारत में आया था तो उस वक्त जो दलील दी जाती थी ना कि कृषि को कैसे, भारत की खेती बाड़ी को तोड़ना है, तो उसकी दलील यही दी गई थी कि अगर आपका लेबर अगर सस्ता चाहिए आपको और बिग सिटीज का डेवलपमेंट करना है, तो आपको किसी भी हाल में भारत की कृषि को बिगाड़ना पड़ेगा। तो उस साजिश के तहत भारत की कृषि को सिस्टमेटिकली डैमेज किया गया था। और आज जब आप एग्रीकल्चरल रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो ये दोबारा साजिश करने की कोशिश की जा रही है कि भारत के विकास को रोका जा सके। दोस्तों, इस तरीके से जुनैद भाई ने हमारे को पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया कि असलियत में बहुत ये सारी डिमांड्स जो है ये इम्प्रैक्टिकल टाइप की हैं। तो आज के सेशन में हम इसको यहीं पर रखेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला धन्यवाद और एक इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर बहुत अच्छा जो मतलब एक आपने समझा समझा दिया टॉपिक को। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी उम्मीद करते रहेंगे कि आप आते रहें और अगले टॉपिक पे अगले वीडियो पे डिस्कस करेंगे हमारे चैनल को। और इनसाइड सॉरी इंडियन इनसाइड विद जुनैद, हमारे दोनों, यानी एक तरफ इंडियन इनसाइड विद जुनैद और दूसरी तरफ ज्योतिर्मय, दोनों चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। उम्मीद करता हूँ जुनैद भाई ने उस पर वीडियो डालनी शुरू कर दी होगी। अभी नहीं सर, 1-2 दिन में मैं शुरू कर रहा हूँ डेफिनेटली। मैं 2-3 दिन से बीमार था, इसलिए भी डिले हो गया। चलो, तो तो इसी के साथ अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में डिस्कस